हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए एक मॉक टेस्ट। जो मैथ्स का मॉक टेस्ट होगा वो सभी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं, यानी 12/4/2022 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उससे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आपका अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी जीडी 2022, सीएचएसएल 2022 या सीपीओ 2022 है। क्योंकि आप जानते हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं। यानी हम जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है उसकी अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं और हम वो सभी मेथड्स यूज़ करते हैं जो टाइम को रिड्यूस करते हैं, तो हमारा जो मार्क्स हैं या फिर जो मार्क्स हैं आपके मॉक टेस्ट में वो ज़रूर इंक्रीज़ होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हैं, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये आपके इजी क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल में आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाएगा जो आपसे पहले नहीं आता था। यदि आपसे बहुत सारा कुछ आता है तब भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जरूर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। देखिए, कॉट बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 12/5 दे रखी है। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट जरूर बन रही है, एक 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है ना। और कॉट बी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है आधार बटे लंब, ये होता है ना, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा हाइपोटेनियस। और आपका देखिए सेक बी का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, वो होता है आपका कर्ण अपॉन आधार, या फिर बोला जाए तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी हाइपोटेनियस कितना है 13 और बेस कितना है इसका वो दे रखा है 12, तो 13/12 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 335, 608, 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। यानी आपसे पूछा गया है कि आप 335 की गुणा करते हैं और किससे, 608 से, और मल्टीप्लाई करते हैं आप 853 से, और इसको आपको डिवाइड करना है 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 35। देखिए 35 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 35 नहीं लिखते हैं इसको, हम लिख लेते हैं क्या लिखेंगे, 56 लिख लेते हैं। ठीक है, आप अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए अगर इसको 56 लिखा है और 56 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 × 7, 8 7 56, 5। अब देखिए 5 से आप 8 को डिवाइड कीजिए, कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा। और अब ये रिमाइंडर बचा है, उन रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कीजिए, तब आप 5 से डिवाइड कीजिए, 3 दूनी कितना आएगा 6, 6 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, तब रिमाइंडर निकालिए 1 आएगा। यानी हमारा जो रिमाइंडर होता है वो कुछ इस तरह से बचता है कि 5 का जो मल्टीपल है वो संख्याएं तो अलग हो जाती है, वहां से कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। उसके बाद जो रिमेनिंग संख्या होती है और यहाँ से भी जो रिमेनिंग नंबर होगा, यानी 5 के मल्टीपल से जो अधिक है, ज़्यादा है, उसको हम निकालते हैं बाहर और फिर दोनों को अधिक अधिक वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो उसमें से हम जो रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर भी फाइनली आप ऐसे ही करेंगे, 13 से इसको भी डिवाइड करके देखेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, फिर इसको भी आप डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, जो तीनों से रिमाइंडर बचेगा उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, देन आपका रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे आप, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 के बाद आपका 75 हो जाएगा। तो यहाँ से 13 पंजे 65, यानी यहाँ से आने वाला है आपका 10, और यहाँ से करेंगे तो आप 13 चौक 48, 13 13 दूनी 26, 13 45, 13 चौका 52, सॉरी पूरा पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 13 चौका 52, फिर 88 हो जाएगा आपका, फिर 13 छंग 78, यानी यहाँ से भी 10 बच जाएगा। 10 रिमाइंडर यहाँ से बचा है, 10 यहाँ से, और 10 ही आपका यहाँ से बचा है, और यहाँ से 13 छंग 78, 78 से आपका यहाँ से ये हो जाएगा 73, 78 और 73, फिर यहाँ से देखिए 13 पंजे 65, तो यहाँ से बचेगा 8, यानी ये आ गया आपका रिमाइंडर यहाँ से 8। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800, और 800 को आप भाग करना है आपको 13 से, फिर रिमाइंडर बचाना है। 13 छंग 78 यहाँ से करेंगे, फिर 20 हो जाएगा, और 13 ही करना 13, यानी यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर आपका 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, कितना भी बड़ी संख्याएं दे रखी हों और गुणा करके पूछता है तो आप रिमाइंडर ऐसे निकाल लीजिए। ओके, और भी अगर अलग तरह के रिमाइंडर पूछता है तो उसके लिए थ्योरम्स होती हैं, मैं उनको भी
पूरा समझाऊंगा आपको अगर क्वेश्चन आता है तो। बाकी मैंने पहले से जो वीडियो बना रखी है कॉन्सेप्ट वाली, उनमें सब कुछ बताया मैंने। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है, उसे 15% की हानि होती है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग होंगे सीधा इससे 15% हानि के बाद इतने में बेचा है तो इससे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस पर 5% का लाभ निकालेंगे। वो सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 425 रुपये ये दिया है आपको सेलिंग प्राइस, जब जब होती है 15% की हानि। यानी अगर आपको 15% की हानि हुई है तो आपने कितने पर बेचा होगा, ये 85% पर बेचा होगा ना। तो 85% की वैल्यू ये है और आपको चाहिए 105% की, यानी 5% लाभ चाहिए। सिंपली ऐसे कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो परसेंटेज से ये परसेंटेज आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से परसेंटेज आप हटा देंगे और आपका जो बचेगा, अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये देखेंगे आप 8 पंजे 40 यानी 5 बार जा रहा है और ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 525। तो 525 राइट आंसर है आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर होता है सोल्व तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC एक काम को क्रम से 8 10 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें इतने रुपए प्राप्त होते हैं। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा कितना है। यानी जो अब ये वर्क है तो रेशियो आप जानते हैं, जितना भी पैसा है, पैसा किस में बटेगा, उन्होंने जितना काम किया है, जितना जितना तीनों ने काम किया है। और काम जो है ना बराबर दिन तक ही करना है तीनों को, क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो अब तीनों जो है वो बराबर दिन तक काम कर रहे हैं। तो आपको जानते हैं टोटल वर्क जो होता है वो इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो इफिशियंसी इंटू टाइम यानी इतना टोटल वर्क हो जाता है। ए के द्वारा करा गया इतना होगा और फिर बी के द्वारा भी इफिशियंसी उसकी 2 होगी, यानी इसकी 1 मान लीजिए, और टाइम तो दोनों तीनों का सेम ही लगना है। तो इफिशियंसी 3 होगी और टाइम तीनों का सेम लगना है। तो अभी जानते हैं आप रेशियो बनाएंगे तो ये टाइम से तो टाइम कट जाएगा, यानी जो आपका पैसा बचेगा वो सीधा इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा। तो इफिशियंसी आप निकाल लेंगे यहाँ से, 8 दिन में करता है ए, 10 दिन में करता है आपका बी और 12 दिन में करता है आपका सी। तो तीनों का एलसीएम आप मानते हैं, टोटल वर्क माना जाता है, आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो यहाँ से आप मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 दिया 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 एफिशिएंसी और ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगा 10। यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये आ चुका है 15 12 10। तो आपसे बी का हिस्सा पूछा है, तो टोटल कितना है ये ऐड करेंगे एफिशिएंसी में, कितना है 37। इसी रेशियो में बटना है ना। तो 37 की वैल्यू क्या दे रखी है, इधर रखी है 5550 और आपसे पूछी है 12 की वैल्यू, यानी बी का हिस्सा क्या होगा। तो आप जानते हैं 37 से कितनी बार कट जाएगा, 111 जो होता है वो 37 से 3 टाइम कटता है। तो ये कितने बार कट जाएगा, 150 टाइम, यानी 15 बार और 0 लगा दिया मैंने। अब 15 और 12 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1800। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, आप इसको अच्छे से आप एनालाइज करेंगे ना तो आप यहाँ से एक स्टेप रोजाना भी सीखेंगे। तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स जो आज हो सकता है 15 सही हो रहे हों या 20 सही हो रहे हों, कुछ दिन के बाद आपको फुल स्कोर हो जाएगा, यानी 20 में से 20। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये। आपका जब मेंस एग्जाम होगा तब आप रीजनिंग और मैथ में कंप्लीट मार्क्स करेंगे, स्कोर दो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये प्री का क्वेश्चन है तो प्री में ही आएगा, मेंस में भी आते हैं सेम क्वेश्चन आते हैं, पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से भी मैं कराऊंगा, कुछ जल्दी से अब मिक्स क्वेश्चन कराए जाएंगे जिससे आपको मेंस और प्री दोनों का कर सके। और ये क्वेश्चन भी आते हैं प्री में और मेंस में भी आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया है 3 sec स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस 7 इक्वल 0 है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, कोई सेक थीटा वेक थीटा कुछ नहीं है, यानी सीधा डिजिट है। तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी होगी थीटा की। यहाँ पर अपनी तरफ से पुट करके देखेंगे, √2 दिख रहा है, यानी 45 पुट करके देखते हैं इसमें क्या होता है। 45 पुट करके देखेंगे यहाँ से, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 10 की 1, 7 माइनस 7 बराबर 0, यानी हमारी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर गई है। तो हम यहाँ पर 45 पुट कर सकते हैं। तो 45 यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2/√2 और 3/√2, यानी ऊपर हो जाएगा 5/√2। एलसीएम ले लिया मैंने, सीधा सोल्व कर दिया। और नीचे देखिए कोसेक थीटा की भी √2 और सेक थीटा की भी √2, तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 5/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से आपको सोल्व करना है जल्दी जल्दी जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय जो इस तरह से दिया गया है। तो आपसे पूछा है ये कि किराया रेंट पर खर्च की गई राशि पारिवारिक आय का कितना प्रतिशत है।
तो पारिवारिक आय देखिए यहाँ पर देखिए डिग्री में दे रखा है, तो कितनी होगी टोटल 360 डिग्री होगी ना। तो उसका जो आपका रेंट का है वो कितने परसेंट है, तो रेंट 60 डिग्री यूज करता है, तो इसका परसेंटेज निकालना है, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये हो जाएगा 36 यानी 100/6, और 100/6 का फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है, 16 से ही 2/3। अगर नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, 25% होता है 1/4, और 20% 1/4 ओ 1/5, और आपका ये 100/6 या 100/6 जो होता है वो हो जाएगा आपका 16.5, और 16 से ही 2/3%, और आपका जो होगा 12.5% वो हो जाता है 12.5%, 1/8। ये सब आपको फ्रैक्शन याद होने चाहिए। और एक होता है देखिए 100/11, ये होता है 9 से ही 1/11%, और आपका 100/9 होता है वो होता है 11 से ही 1/9%। ठीक है, तो ये सब फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, परसेंटेज में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे या आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेंगे, सीधा सीधा आप आंसर कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे पूछा है XYZ, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला आता होगा x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz जो होता है, ये इक्वल होता है आपके x + y + z और x² - y², और सॉरी x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। पर देखिए यहाँ पर हमें जो ना ये फॉर्मूला याद होता है, पर इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला जो हम खुद बना लेते हैं, खुद क्रिएट कर लेते हैं, वो यहाँ पर यूज करेंगे हम। ठीक है, देखिए अगर इस तरह से दिया होता है यानी x² + y² की वैल्यू दी होती तो हम इसी में लगाते और कैलकुलेट कर लेते XYZ, पर हमें ये नहीं दिया है, हमारे लिए दिया x + y + z ये दिया है। तो हम यहाँ पर ना एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम 2xy + 2zy 2 + z 2zx ये हम ऐड कर लेते हैं और इतना ही माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा नया हो जाएगा वो x + y + z, और इंटू में हो जाएगा आपका x² और x + y + सॉरी z का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, और माइनस का 3, ये हो जाएगा xy - yz सॉरी प्लस yz और प्लस zx। अभी आपको समझ आ गई वैल्यू, यानी मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे तो आज ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से दिया है 1604 माइनस आपको 3, इसकी वैल्यू चाहिए तो मान लीजिए इसकी वैल्यू a है, और आगे आपको जो दिया है वो XYZ की वैल्यू कितनी दी है 11, और यहाँ पर देखिए आप करेंगे तो 11 का स्क्वायर यानी 121 माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी वैल्यू को, और यहाँ पर माइनस दिया प्लस हो जाएगा 318 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है, तो अब ये आपको कैलकुलेट करना है सिंपली 1604 माइनस का 3a इक्वल होगा आपके, और यहाँ से आपको करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 3 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का जो फॉर्मूला होता है या बोला जाए कॉन्सेप्ट होता है, सिंपली आपको डिजिट्स पर देखना है। देखिए 9 है यहाँ पर लिखा है तो 9 को ऐसे ही लिख देना है, फिर दोनों डिजिट को ऐड करके लिखना है, यानी अगली वाली जो डिजिट है तो उनको ऐड करके आपको लिखना है। 9 3 12 होता है, 12 का यहाँ पर 2 लिखना है, हासिल करना है आपको 1, फिर अगली दो डिजिटों को एक साथ सम करना है, 3 और 1 4 होता है, और 1 हासिल का तो 5 हो गया। अब देखिए रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं है, फिर लास्ट में 1 बचा है, 1 को ऐसे लिख देना। तो ये इतना आ गया। तो एक ही यहाँ से हम इसको इधर पहुँचा देते हैं, यानी इसको कर देते हैं 1604 माइनस इतना बराबर 3 है। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये हो जाएगा 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ से 9 में से 2 गए तो 7, ये आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25। इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक फार्मूला सीखा है उसी को अप्लाई करना है, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं जो थोड़ा मॉडिफाई कर करके बन जाते हैं, तो आप उन सभी को यूज करें अपने क्वेश्चन को सोल्व करते समय। मैं सभी को डिस्कस करूंगा जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार खड़े हैं कि खंबे के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई जो 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ये बताना सॉरी, आपसे जो बोला गया है कि एक खंबा है ये मान लीजिए और एक सामने मीनार खड़ी है, तो मीनार के जो खंबे के शिखर से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो तो है 60 डिग्री। कितना है जी? 60 डिग्री। और आपके जो खंबे के शिखर से मीनार के जो पैर है या फिर मीनार का जो तल है उसका अवनमन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। आप जानते हैं ये अवनमन कोण और ये वाला उन्नयन कोण दोनों बराबर ही होते हैं, तो यहाँ पर ये भी 30 डिग्री हो जाएगा।
अब आपसे जो दिया है खंबे की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रेशियो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए 60 डिग्री के हिसाब से tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो सामने वाले यानी आप परपेंडिकुलर या लंब को मान लेंगे √3, और ये हो जाएगा आपका बेस 1 यूनिट हो गया। ये बेस तो दोनों बराबर ही है ना, बीच का गैप तो बराबर है, तो ये भी 1 होगा। अब देखिए आपसे जो दिया है, आपको यहाँ पर दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री के हिसाब से देखिए ये होता है 1 सामने वाला, और ये वाला होता है √3, तो यानी 1 की जो वैल्यू है वो √3 आ गई है। अब ये तो कह रहा था पहले के हिसाब से 1 है, नहीं बोल रहा है कि √3 टाइम्स करना है आपको। यहाँ पर आप 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये अब √3 टाइम्स हो गया ना, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी ये आप √3 बना देंगे। अब यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी √3 से, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू चेंज करनी होती है जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें ऐड हो जाते हैं। या फिर आप एक अपोजिट मान सकते हैं, एक आप यहाँ पर देखिए पहले इसको आप करते हैं, यानी इसको 1 मानते हैं और इसको √3 मानते हैं, इसके 30 के हिसाब से, tan 30 के हिसाब से। तो फिर आपको यहाँ पर जाते हैं आप, तो यहाँ पर दिख रहा है सामने, यहाँ पर √3 आता और यहाँ पर 1 आता। अब 1 की वैल्यू ऑलरेडी √3 टाइम्स दे रखी है, तो आप √3 में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 बना देंगे इसको, ठीक है। तो अब टोटल लंबाई जो हो गई मीनार की वो हो गई है 3 ये है, और 1 यहाँ तक की है, यहाँ से नीचे तक की, यानी 4 हो गई है। तो 1 यूनिट यानी खंबे की जो वैल्यू दे रखी थी वो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मीनार की पूछिए तो 4 यूनिट बताना है आपको, तो 24 चौक 96, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ और आप समझ गए होंगे। नहीं समझ आया तो दोबारा से एक बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, बिंदु P से एक वृत्त तक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो वृत्त में बिंदु T इस प्रकार मिलती है कि PT इतना सेंटीमीटर, और छेदक रेखा PAB बिंदु A और B प्रतिच्छेद कर दिया। तो ये छेदक रेखा वाला क्वेश्चन है। इस तरह से अगर मान लीजिए एक सर्कल है कोई, और बिंदु P पर जो है स्पर्श रेखा है, यानी P से स्पर्श रेखा है, और T बिंदु से वो छेदक रेखा है, जो वृत्त से बिंदु T पर इस प्रकार मिलती है। देखिए P से एक स्पर्श रेखा है, सॉरी, इस तरह से, यानी P से यहाँ पर P है और यहाँ पर T से मिलती है वृत्त से, T पॉइंट पर मिलती है वृत्त से। तो बाद में जो PAB है वो एक छेदक रेखा है, यानी इस तरह से इसमें छेद कर देती है, ये A हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका B। ओके, तो PA आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, और PT दे रखा है आपको 21/2। ठीक है, इसको मैंने सीधा लिख दिया 21/2। तो आपसे जीवा AB की लंबाई पूछी, ये वाली आप जानते हैं इस तरह से क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, यानी PT का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है PA इंटू में PB, यही होता है ना। तो यही यहाँ पर लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 441/4 इक्वल हो जाएगा आपका 7 इंटू में 7 + x। मान लीजिए ये लंबाई जो है वो x है, AB जो है x है, तो मैंने 7 + x कर दिया PB। तो यहाँ से आप इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे आप, 7 से ये हो जाएगा 7×42 7 21, और अब हो गया ये 63/4, माइनस करना होगा आपको 7 बराबर होगा x के, तो 7 चौक 28, 28 इसमें से आप खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35/4। कितना हो जाएगा 35/4 बराबर x, तो 4 8 32, 32 के बाद आपका 3 बचेगा, तो 4 7 28, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AC और आपका BD जो है दो समान वृत्तों को क्रमशः, दोनों समान वृत्त हैं, क्रमशः ACBD पर स्पर्श करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि BD की लंबाई 48 सेंटीमीटर ये जो BD रखी है इसकी लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर। ओके, आपसे AC की लंबाई पूछा है कितनी होगी, तो AC की लंबाई यानी ये वाली जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ये बताना है आपको। तो ये आप कैसे निकालते हैं, इनका दोनों का फॉर्मूला आपको पता होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी आपकी डिस्टेंस BD जो होता है, यानी BD का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस बिटवीन जो दो सर्कल्स हैं उनका, यानी डिस्टेंस का D लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर माइनस R1 प्लस क्या होता है R1 + R2, जो भी ये R1 यानी पहले वाले की त्रिज्या और दूसरे वाले की त्रिज्या उसका स्क्वायर होता है, इस तरह से होता है ना। तो BD इतना होता है, तो BD कितना है 48 का स्क्वायर इक्वल होगा आपके D आपको निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स, माइनस R1 + R2 करेंगे यानी 14 का स्क्वायर। ठीक है,
इसको आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगाया आपने तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे आप, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, सीधा ये है। तो अभी ये आपके पास आ चुका है, यानी 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल डी का स्क्वायर। देखिए आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर देखिए 7 24 यानी 7 का दुगना और 24 का दुगना कर रखा है, 7 24 25 ट्रिपलेट होती है। तो सीधा डी का जो स्क्वायर आएगा वो सीधा आ जाएगा 50, ठीक है। यानी डी की जो वैल्यू आएगी वो सीधा 50 आ जाएगी। 7 24 25 ट्रिपलेट लग रही है ना यहाँ पर, तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी यानी डिस्टेंस बिटवीन दैम तो कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये आ गई है। अब आप जानते हैं अगर इस तरह से बराबर लंबाई के हैं ये, यानी बराबर इनकी त्रिज्या है, तो इनकी जो ये कॉर्ड है, ये जो आपकी स्पर्श कॉमन टेंजेंट लाइन है ए बी ए सी, तो ये जो उनकी डिस्टेंस के बराबर ही होती है, यानी जितनी उनके बीच में डिस्टेंस होती है उसी के बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा 50 हो जाएगा। तो होती क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है, आपका ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है आपका डी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपको माइनस करना होता है R1 माइनस R2, ठीक है ना, उसका स्क्वायर करना होता है। तो ये इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर R1 माइनस R2 करते हैं आप तो वो 0 हो जाता है अगर समान आपके व्रत हैं तो सीधा हो जाती है ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाता है डी के स्क्वायर के, यानी ए सी बराबर होती है सीधा डी के, ठीक है। जब बराबर होना तो इस तरह की ये ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा ये बराबर हो जाती है आपकी जितनी उनके बीच में दूरी है दो सर्कल्स के। आई होप आपको समझ आया होगा, दोनों फॉर्मूला आपको याद होंगे। चलिए अब क्वेश्चन है आपका, दो ट्रेनों की चाल आपको 2:7 में दी है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग बताना है। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए। तो रेशियो दे रखा है आपको चालों का 2:7, तो पहली ट्रेन की जो चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, दूरी बटे चाल, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप सभी को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए, मुझे लगता है सब कुछ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो है इस पर करेंगे काम, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की स्पीड आ गई है। तो पहली ट्रेन का जो रेशियो यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है, इधर रखी है 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। और आपसे पूछा हुआ दोनों का सम, यानी 9 यूनिट की वैल्यू आपको पूछी है, तो 25 से 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 25 नामा कितना हो जाएगा 225। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 25 का पहाड़ा थोड़ा सा याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है आपको एग्जाम रूम में बैठकर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपली आप कर लेंगे। देखिए आपको पता है बॉडी मास के हिसाब से आप मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी 5 से आप 35 को आप डिवाइड करेंगे 7 टाइम, तो बीच में हो जाएगा ये हो जाएगा 10 माइनस 15 सत्ते 105 बट्टे में यहाँ से 10 हो जाएगा, यानी माइनस का ऊपर से हो जाएगा 95 बटे 10, तो 10 से आप डिवाइड करेंगे तो बीच में पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। यू गॉट माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए बहुत सारे लोग इसका 7 का क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब करेंगे, फिर 90 का क्यूब में से घटाएंगे। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का जब सम बराबर 0 होता है तो वो 3ab c के बराबर होता है। ये पता है क्या, अगर ये इतना है तो इतने के बराबर हो जाता है। मैंने फॉर्मूला पीछे लिखा था उसमें यही दिया होता है ऐसे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब सोचिए ए प्लस बी प्लस सी के मल्टीप्लाई में समथिंग होता है, तो अब इसमें जो भी मल्टीप्लाई में था ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई, तो ये सारा ही 0 हो गया इधर का, तो ये ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू सीधा कितनी हो जाएगी 3abc के बराबर हो जाएगी। इधर जाएगा तो प्लस को हो जाएगा ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, इसको आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 3abc की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इनमें से ये ए है, बी है और ये सी है, पर बीच में एक माइनस भी आ गया, यानी इनमें से एक माइनस है। तो आप जानते हैं यहाँ से आना तो 3abc चाहिए था, पर सी जो है वो माइनस का है, तो अब माइनस का आएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस का 3 इंटू ए की वैल्यू 70 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 90, 7 दूनी 14, 14 नामा 14 नामा 126, 126 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 3 6 18 का 8, 1 3 4 1 7 3 गुना 3 यानी 378। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हो सकता है ये इजी शिफ्ट का हो, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी दिए हैं आपको, पर ऐसा हर एक शिफ्ट में नहीं होता,
मैं सभी शिफ्टों को सीक्वेंस में करा रहा हूँ, तो मैं कोई इजी और मॉडरेट ये नहीं देख रहा हूँ, मैं सभी शिफ्टों को कराऊंगा। तो आपको सभी शिफ्टों को कराऊंगा, तो आप ये टेंशन ना लें कि ये इजी है। मुझे लगता है ये शिफ्ट ज़्यादा इजी थी, इसमें क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो एक गोले का अंतर, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यहाँ से 7 × 7 ठीक है, सीधा आप क्यूब नहीं लिखता। इसका अंतर बताना है आपको। देखिए अंतर में हो सकता है पहला बड़ा हो या दूसरा, हम अंतर बताना है। तो बाद वाला जो है वो शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, आर स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से ये हो जाएगा 7 × 7 इंटू में एच है 10। तो इन दोनों का अंतर बताना है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कौन सा ज़्यादा हो सकता है, ये वाला ही ज़्यादा होगा, यानी जो आपका गोला है वो ज़्यादा होगा। तो आप गोले के आयतन में से आप शंकु के आयतन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 1/3 पाई इंटू में 49 यानी 7 की मल्टीप्लाई, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा 7 चौक 28 और माइनस, देखिए ये सब तो हमने कॉमन ले लिया, इतना -10, तो इतना बचा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 49 और यहाँ से ये हो जाएगा 18। अब 3 छंग 18 हो गया ये, और 7 सत्ते 49। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 छंग 42 की गुणा 22 से करनी है, 42 दूनी कितना हो गया 84, और 84 की गुणा आप 11 से करनी होगी। यानी मैंने यहाँ से 22 में से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसमें और 11 बचा लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 11 से मल्टीप्लाई इसलिए मतलब बचाया इसलिए ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो 4 8 4 12 का 2 कैरी करेंगे, 8 और 1 9 यानी 924, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 11 से मल्टीप्लाई कहीं भी आ जाती है तो बहुत ही आसान हो जाता है, सिंपली आप कर लेते हैं। देखिए आपसे बोला गया है कि राज्य ए सी और ई को मिलाकर कुल युवाओं की संख्या का राज्य बी सी डी के मिलाकर कुल रोजगार शुदा युवाओं की संख्या का अनुपात बताना है। इसमें से जो आपके रोजगार वाले हैं वो युवा जो हैं टोटल वो इस तरह से दिखा प्रदर्शित किया गया है, यानी इस लाइन से। और जिसके पास रोजगार शुदा है यानी रोजगार है वो इससे ब्लैक वाली लाइन से इससे प्रदर्शित किया गया है। तो आपको बताना है ए सी ई में जो युवा हैं, ए सी एंड ई में कितने हो जाएंगे 9 और 11.5 यानी 20.5, और यहाँ से 20 यानी 32.5 लाख युवा हैं आपके ए सी ई में। और जो आपके रोजगार शुदा युवा हैं वो बी सी डी में, वो देखना है कितना है बी सी डी में, तो कितना है 7 10 7 17 और ये आपका कितना है ये 7.5 है, 17 7 24.5, यानी इन दोनों का अनुपात बताना है। तो आप निकाल लेंगे इसका, ये पॉइंट से आप पॉइंट हटा देंगे और 5 चौक 20 5 9 45, यहाँ से 5 6 30 5 5 25। तो ये जो आपका रेशियो आ चुका है 65:49। ठीक है, आसानी से हो गया था डीआई का क्वेश्चन। वर्तमान में ए और बी 8 वर्ष छोटा है, यानी अगर आपके क्वेश्चन में दिखता है कि डीआई समझ में नहीं आ रहा तो आपको तुरंत ही छोड़ देना है। यानी डीआई आपको सही बताऊं तो आपको लास्ट में ही करना चाहिए, बिना पढ़े छोड़ते जाना है, लास्ट में करना चाहिए आपको। जैसे ही मैथ कंप्लीट हो जाता है आपका तो सीधा आइए डीआई के क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कीजिए, क्योंकि कई बार जो है ना आपका डीआई जो होता है वो सेम ही दे देता है, यानी एक डीआई पर कई सारे क्वेश्चन दे देता है। तो आपको जो डाटा होता है वो आपको यूज करना होता है, एक क्वेश्चन में जो कैलकुलेट किया था वो अगले में, अगर उससे अगले में भी करना पड़ जाता है। तो इस तरह से आपको एक साथ करना चाहिए, पर आपकी इच्छा है वो, आप अगर साथ में सोल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वर्तमान में ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो है इतने के अनुपात में थी। तो बी की वर्तमान आयु बताइए। बताइए अगर आदमी अभी इस वक्त वर्तमान में छोटा है तो वो क्या पास्ट में इतना छोटा नहीं होगा। यानी अगर किसी जो व्यक्ति है वो समान बढ़ रहे हैं, यानी समय तो समान ही चल रहा है ना, तो कोई व्यक्ति 4 साल पहले 8 वर्ष छोटा था तो 4 साल के बाद भी 8 वर्ष छोटा ही रहेगा। तो ये जो छोटा दे रखा है यानी इन दोनों की एज का डिफरेंस दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष पहले की बात करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। तो 4 वर्ष पहले जो हो जाएगी वो ए की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए एक यूनिट की वैल्यू यानी 8 वर्ष हो जाएगी। और 2 की बात करेंगे यानी बी की जो आयु हो जाएगी वो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 16 ईयर, 16 हो गई है। अब वर्तमान की बात कर रहा है बी की, तो वर्तमान में कितने वर्ष पहले की है 4 वर्ष पहले की, तो 4 और जोड़ दो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 20 ईयर, यानी 20 ईयर्स वर्तमान एज है किसकी बी की। ओके, तो एज पर क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी, पर ये बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित ग्राफ 2014 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिया है। 2014 और 2018 में ए प्रकार की कारों की कुल संख्या का 2015-17 में बी प्रकार की कारों की कुल संख्या से अनुपात होता है। तो हो सकता है आपको विजिबल ना हो क्योंकि थोड़ा सा ब्लर इमेज है। 2014 और 18 में ए प्रकार की कारें, मैं बता देता हूँ। 14 में ए प्रकार की कारें थी वो थी 200, कितनी थी 200, और 2018 में जो कारें थी 300 थी, तो कितना हो गया 500 टोटल हो गया। और 15 और 17 में बी प्रकार की, 15 में बी प्रकार की थी 250 और 17 में बी प्रकार की थी 275, तो ये हो जाएगा आपका 525। ठीक है, इनका रेशियो बताना है। 25 दूनी 50, जीरो हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 25 यानी 20 रेशियो 21। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतने रुपए, 10 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो कितने वर्षों में यह राशि इतनी हो जाएगी। देखिए एक ही क्वेश्चन दे दिया आपको, इसी में आप 3-4 मिनट ले जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन डाले जाते हैं 2-4 मिनट जो वो कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको फर्स्ट टाइम में नहीं करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इससे आगे जो आपके 7 क्वेश्चन रह गए हैं हो सकता है वो सातों के सातों ईजी क्वेश्चन हो, 5 ही मिनट में या 3 मिनट में हो जाए। तो आपको इस क्वेश्चन को 4 मिनट में सोल्व करने की बजाय सीधा 3 मिनट में उनको सोल्व कीजिए। बाद में टाइम बचता है तो इसको आइए, ठीक है ना। ये एग्जाम के समय की बात कर रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए आपको। तो आपको दिया देखिए 6 वर्ष में इतना हो जाता है ब्याज, इतना ब्याज मिलता है। कोई राशि 6 वर्ष में इतने रुपए और 10 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, यानी राशि हो जाती है, सीधा अमाउंट दे रखा है। 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। 2% अगर ब्याज दर अधिक हो जाए तो यह राशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 1 साल में बराबर ही इंक्रीज होता है। तो 6 साल से 10 साल का समय है, यानी 4 साल में कितना ब्याज मिला हमको, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। तो कितना ब्याज मिला है आपको यहाँ से, ये मान लीजिए 60,000, तो 12,800 रुपये आपको मिला है। कितने साल में, 4 साल में 12,800 रुपये मिला है 4 साल में। तो 1 साल में कितना मिला है आपको, यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 3,200 1 साल में मिलता है। तो देखिए ये अमाउंट है 6 साल के बाद, यानी 6 साल तक ब्याज मिला होगा इस पर। तो 6 साल तक यानी 1 साल का ये है, तो 6 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00, 6 दूनी 12 का 2, 1, 6 तिया 18, 19, यानी 19,200 रुपये आपको ब्याज मिला है 6 साल में। तो आपका यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा ना। घटा दीजिए अमाउंट में से ब्याज जितना मिला है 6 साल में, तो 40,000 प्रिंसिपल है आपका, यानी 40,000 आपका मूलधन है। तो 40,000 पर आपका जो ब्याज मिलता है 1 साल में वो 3200 रुपये मिलता है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, यानी कितने परसेंट का ब्याज मिलता है। 4 जीरो आए यहाँ पर, 4 जीरो खत्म, और ये हो गया 4 अट्ठे 32, यानी 8% आपका ब्याज मिलता है। अब वो बोल रहा है कि 8% नहीं 2% और इंक्रीज कर देता हूँ मैं, 10% कर देता हूँ ब्याज की दर। तो 10% करने के बाद आपका जो राशि है वो इतनी हो जाएगी, 76,000 रुपये हो जाएगी। वो कितने साल में हो जाएगी, तो अभी आपको पता है 10% से 1 साल का जो ब्याज मिलेगा वो 40,000 पर कितना मिलेगा, 4,000 मिल जाएगा ना। और इसके हिसाब से कितना ब्याज मिलना चाहिए, देखिए 36,000, 76,000 दे रखा है ना उसने टोटल अमाउंट, 36,000 ब्याज मिलना चाहिए। कितने वर्षों में मिल जाएगा, 1 वर्ष में 4,000 मिल रहा है तो 4 ने 36, यानी 9 वर्ष में आपको 36,000 ब्याज मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला भी और सिंपल वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ए बी सी में यदि बी का समद्विभाजक ए सी को बिंदु डी पर मिलता है और ए बी बी सी इतना दे रखा है, तो इसमें आपको फिगर हाथों हाथ बनाते रहना। आपको ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, ए बी सी में अगर आपका जो ए सी है वो बिंदु बी का समद्विभाजक, यानी बी का समद्विभाजक यहाँ पर मिलता है डी पर ए सी को, और ए बी आपको दे रखा है 12 और बी सी दे रखा है आपको 18 और ए सी आपको 15 दिया है, यानी टोटल ये 15 है। तो आपसे एडी पूछा है, आप जानते हैं जो समद्विभाजक होता है ये समद्विभाजक है। तो ये जो आपका एडी और डीसी को जो बांटता है वो रेशियो में बांटता है, बी ए रेशियो बी सी में, यानी बी ए अपॉन आपका जो बी सी होगा वो बराबर होगा आपके एडी रेशियो डी सी के, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये 12/18 यानी 12 और 18 रेशियो है। तो आपका एडी अपॉन डी सी का जो रेशियो हो जाएगा तो वो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2/3, यानी 5 की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू सीधी एसी जो दे रखी है वो 15 दे रखी है। तो आपसे एडी यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,
5 से इसको भाग करेंगे 3 हो जाएगा, 1 की यूनिट की वैल्यू 3 तो 2 यूनिट की वैल्यू 6। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सारे ही क्वेश्चन में डिजिटों का यानी यूनिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो आप रेशियो पे खेलना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए सभी क्वेश्चंस मैथ के ईजी हो जाएंगे। तो रेशियो चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद कैसे कैसे अप्लाई करते हैं अदर चैप्टर्स में, उसको भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। आपसे बोला कि कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए, यानी 30 अंक हैं टोटल, उसमें से 2/3 कितने लोगों ने प्राप्त करे हैं। 2/3 आपका निकालेंगे 30 का तो कितना हो जाएगा 20 अंक, यानी 20 अंक से कम कितनों ने प्राप्त करे हैं। तो देखिए यहाँ से 20 से ये ज़्यादा वाले हैं, ये 20 से कम वाले हैं, इन सभी को जोड़ लेंगे आप। 8 7 15 और 10 25, यानी 25 लोग ऐसे हैं जिसने 2/3 से कम अंक प्राप्त किए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल आपको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। त्रिभुज का परिमाप क्या है ज्ञात करना। देखिए बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर आप यहाँ से आज बहुत सीखने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपसे जो दिया है दो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं, यानी मान लीजिए वो एक्स और वाई हैं, तो एक्स और वाई का जो अंतर दे रखा है आपको 17 दे रखा है। और आपको पता है कि एरिया जो होता है वो दो समकोण का भुजाएं जो होती हैं उनका ही मल्टीपल होता है, यानी 1/2 भुजा एक्स और वाई की मल्टीप्लाई के बराबर होता है आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ से एक्स और वाई की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 84 × 2। तो आपको ऐसा यहाँ से देखिए इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 84 × 2 के कि 17 डिफरेंस आ जाए, तो आप इजीली आप परिमाप तक पहुँच जाएंगे, यानी आपके पास दो भुजाएं की वैल्यू आ जाएगी और तीसरी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको जाना है सिंपली ऐसा कि आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट क्या क्या बना रही है, तो यहाँ से 12 सत्ते 84 करते हैं आप। कितना करते हैं 12 सत्ते 84 × 2, यानी 2 की मल्टीप्लाई आप 12 में कर दिए, ये हो जाएगा 24 × 7। अब आपको पता है 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, यानी तो यहाँ से आपकी y की जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 7 और x की वैल्यू जो हो गई है वो आपकी हो गई है 24, और मान लीजिए कोई z भुजा होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रिपलेट के यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है आपको टाइम रिड्यूस करने के लिए। आप चाहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा आप करेंगे प्लस माइनस वाले फॉर्मूले लगाएंगे, वो सब लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से होगा। ट्रिपलेट याद है तो ये आपको टैक्टिक्स आनी चाहिए जो आप यूज करें एग्जाम रूम में बैठकर। तो यहाँ से अब देखिए इसका परिमाप कितना होने वाला है, ये 49 हो जाएगा और एक 50 से 56, तो परिमाप हो जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद उसको 25 रुपए का लाभ हुआ है, यानी छूट दी उसने फिर भी 25 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बताना है कितना होगा निकटतम। 625 रुपए है आपका अंकित मूल्य, इस पर दे दी 32% की छूट, यानी ये आपका जो हो गया 68% की वैल्यू दे रखी है आपको। तो यहाँ से देखिए 68% की छूट यानी 68% आपको निकालना है, क्या हो जाएगा वो इसका 68% जो हो जाएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हटा देंगे यहाँ से, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 32% की छूट देने के बाद 68% विक्रय मूल्य। तो 68% निकालेंगे, इसका अपॉन में 100 करेंगे, इसको हटा दीजिए परसेंटेज को। तो यहाँ से देखिए 25 से 25 बार कट जाएगा, 625 है तो ये भी आपका 25 4 बार कट जाएगा, और यहाँ से 4 × 4 4 7 28। तो अब इसका जो क्रय मूल्य आ गया है वो हो जाएगा 17 पंजे 85 का 5, 8 7 दूनी 34 और 8 आपका हो जाएगा 42। 425 रुपये आ गया, वो बोला है 25 रुपये का लाभ हो रहा है, 25 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका ये तो विक्रय मूल्य आया था, क्रय मूल्य क्या होगा 400 रुपये होगा। 400 पर 25 रुपये का लाभ होता है, मल्टीप्लाई में 100 कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2 जीरो 2 जीरो खत्म। 4 से आप इसको भाग करेंगे तो 4 पंज 20 4 6 24, यानी 6% अप्रोक्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे भी आएगा पॉइंटों में, पर वो निकटतम में पूछा है तो 6% के पास आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, यानी वो 7 का गुणज है और 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो आपको सबसे पहले देखना है 7 का गुणज है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये नहीं जाना है कि हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके लेकर आना है, ऑप्शन से भी ट्राई कीजिए। 7 का मल्टीपल देखिए इसमें से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप जाएंगे ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 पंजे 35 ये भी नहीं होगा, इस पर जाएंगे आप 7 के ना 7 7 पंजे 35 ये हो जाएगा, इस पर जाएंगे आप 7 3 21
के बाद 7 छंग 42, ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बस इतने से सोल्व हो गया। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, जैसे 8 9 12 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। पर अगर आपसे इसकी जगह पर ये पूछ लेता कि जो नंबर है वो 7 का गुणज, उसका आपको डिजिटल सम बताना है, यानी उसके अंकों का सम बताइए, तब आप मुश्किल में पड़ जाते, या फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट की तरह से वो क्वेश्चन करना पड़ता। तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। आपको पता है कि वो 8 9 12 और 15 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 9 12 का मल्टीपल होना चाहिए, 12 से विभाजित हो तो मल्टीपल होना चाहिए, और शेषफल 5 देना चाहिए। तो आपको पता है 8 9 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 9 12 का आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 8 मल्टीप्लाई 9। देखिए मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो 8 है और 3 की पावर जो है वो 9 है मैक्सिमम पावर, और यहाँ पर एक 5 भी दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। तो 8 पंजे 40, 9 चौक 36, यानी 360 जो है वो एलसीएम हो गया। अब वो बोल रहा है कि मल्टीपल तो है, ये एलसीएम हो गया, पर शेषफल 5 बचना चाहिए, तो शेषफल मैंने 5 कर दिया। अब ये तो नंबर आ गया आपके पास, पर वो साथ में बोला है कि ये नंबर छोटा, सबसे छोटा नंबर है, पर बोला है कि 7 का गुणज होना चाहिए सबसे छोटा नंबर। तो अब 7 का गुणज कर, आप इसको गुणा करने जाएंगे 365 को, तो ये गुणा नहीं यानी भाग नहीं हो पाएगा 7 से। 7 का गुणज होना चाहिए, तो 7 का गुणज तो है नहीं है। तो आप कैसे गुणज बनाएंगे इसको? देखिए आप इसको सिंपली आप यहाँ से 7 से डिवाइड कीजिए, तो जितना डिवाइड हो जाता है उतना डिवाइड कीजिए एलसीएम में से। 7 पंजे 35 हो जाएगा यहाँ से, और बाकी बचेगा 7 पंजे 35। यहाँ पर आप के मान लीजिए इस तरह से एक, क्योंकि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रखना है। आप जानते हैं वो मल्टीपल तो होना चाहिए 8 9 15 का, पर साथ में 5 का रिमाइंडर बचना चाहिए, तो मल्टीपल ही रखना है। तो आप आगे किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें तो मल्टीपल होगा सभी का। तो मान लीजिए मैंने उसमें के से मल्टीप्लाई कर दी, तो सभी का मल्टीपल होगा, 5 का रिमाइंडर भी आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें बनाना है कि 7 का वो सबसे छोटा गुणज हो, तो ये कंडीशन बनानी है। तो 7 का गुणज बनाने के लिए हम इसे कुछ इसमें के की वैल्यू रख के देखेंगे, जिससे कि ये गुणज आ जाए। तो देखिए हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया? 7 पंजे 35, फिर 10 आएगा, 7 ही का ना 7, यानी 51 के। 51 के तो आपका डिवाइड हो गया, और यहाँ से जो बचा वो बचा 3 के। क्या बचा? प्लस में 3 के और प्लस का 5, यानी ये तो पूरा हो जाएगा 7 से डिवाइड, पर ये भी डिवाइड होना चाहिए 7 से। तो हमको यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट कर करके देखना है कि के की वैल्यू के की वैल्यू पुट कर करके देखना है कि क्या वैल्यू हम पुट करें यहाँ पर कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो हम जाएंगे ऐसे, तो 1 रख के देखेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 रख के देखेंगे, 3 6 5 11 नहीं होगा। 3 रख के देखेंगे, 3 3 9 5 14, 9 5 14, यानी 3 रखने से राइट आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपका नंबर जो आएगा वो यहाँ से 3 रखने पर आ जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 में। 0 हो गया, 3 छंग 18 का 8, कैरी करेंगे 1, 3 3 और 1 10, 1080 प्लस 5। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है आपका वो 7 का भी मल्टीपल है, यानी 7 का गुणज भी है, और आप 8 9 12 और 15 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर भी ये 5 देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इसी तरह से अगर आपसे डिजिटल सम पूछता तो इसका आंसर हो जाता 8 1 9 5 14, यानी उसका जो आपके डिजिटों का सम होगा वो 14 होगा। क्वेश्चन इस तरह से नहीं भी पूछा जा सकता। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये नहीं देगा आपको, उसका डिजिटल सम पूछेगा, डिजिटल सम सीधा 14 होगा। और उस डिजिटल सम में भी आप ट्रिक्स लगा सकते हैं कि अगर 7 का मल्टीपल है, छोड़िए वो ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करती, अलग अलग जगह पर काम कर जाती हैं, पर हर जगह नहीं करती। हर जगह हर ट्रिक नहीं चलती, कुछ जगह ट्रिक काम करती हैं, कुछ जगह नहीं करती, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना भी बहुत जरूरी है। आपसे क्वेश्चन नंबर 24 दिया है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए आप क्रमागत संख्याओं को जब भी जाएंगे, क्रमागत संख्या यानी 1 2 3 और 4, मैंने ये क्रमागत संख्या लिख दी, या फिर 5 भी लिख देता हूँ। तो इसमें जो आपको औसत जो होता है वो मिडिल की संख्या होती है। आप भी जानते हैं क्या होती है, मिडिल की संख्या होती है ना, n प्लस, यानी n प्लस 1/2, यही तो होता है ना एवरेज। तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 5 है ये संख्या है टोटल, 5 और 1 6 करेंगे, 6/2, यानी उसका जो वो होगा वो 3 आ जाए। कितना आ गया? मिडिल की संख्या 3 आ गई है। जब n जो है एक विषम संख्या थी और सम होती है, तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा, n प्लस 1/2 उसमें एक और ऐड कर देते हैं, यानी दो संख्याओं का बीच वाली जो निकालते हैं, दो संख्याओं के बीच में से निकालते हैं। जैसे अगर 6 और होता तो नंबर ऑफ संख्याएं 6 हो गई हैं, तो इन दोनों के बीच में होगी एक, कितनी होगी? 3.5। ठीक है ना, तो एवरेज क्या होगा? इनके बीच में होगा। तो इसी तरह से 9 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं,
9 है यानी विषम दे रखे हैं, तो डायरेक्ट एक संख्या बीच में होगी कहीं ना कहीं, जो बीच में जो होगी ना वो औसत ही होगा यानी 20 होगा। तो बीच में जो है ये वाली 9 संख्याओं में से आप जानते हैं 4 इधर रह जाएंगी और 4 इधर रह जाएंगी, तो ये बीच में आई हुई है 5वीं संख्या। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी 4 संख्या इधर है तो 4 इसमें से एक एक करके कम होती है, जैसे देखिए 3 2 1 एक एक करके कम होगी, यानी 4 कम कर दीजिए तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 20 में से 4 कम करके जाएंगे तो 16। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, थोड़ा सा बड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो आप करेंगे इसको। ये बोला देखिए पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है। ऐसे क्वेश्चन को करना तो है पर लास्ट टाइम में, शुरू में नहीं करने बैठ जाना, बहुत देर लग जाएगी पढ़ने में और फिर सॉल्व करने में, तो इसलिए इसको लास्ट में करना चाहिए। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य जो है वो 82 रुपये प्रति लीटर था। वो बोल रहा है कि एक आदमी यदि प्रति माह इतने किलोमीटर की यात्रा करता है, इतने किलोमीटर की यात्रा करता है और उसका जो पेट्रोल का मूल्य है वो 82 रुपये प्रति लीटर है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा बताइए। 1 लीटर को 82 रुपये लेता है, 1 लीटर के 82 रुपये हैं, तो इतने किलोमीटर की यात्रा करता है वो, और आगे उसकी कार जो है प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, यानी 15 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि उसकी गाड़ी जो है कितने लीटर पेट्रोल खाएगी 3045 किलोमीटर चलने में। तो 15 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल लेने में, तो इतने किलोमीटर कितने लीटर पेट्रोल लेगी, 15 से डिवाइड करेंगे इसको, 15 दूनी 30, बीच में एक 0, 15 3 45, यानी 203 किलोमीटर गाड़ी चलती है उसकी, कितना 203 किलोमीटर। और आपको जानते हैं मूल्य दे रखा है 82 रुपये प्रति किलोग्राम और प्रति लीटर, वृद्धि से पहले का आय कितना है 82 रुपये प्रति लीटर। अब बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी, कितने रुपए की वृद्धि होगी। अब देखिए रियल में तो इतने लीटर पेट्रोल खर्च करता है और 82 रुपये उसका किराया, यानी 82 रुपये उसका मूल्य है, तो इतने रुपए वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। पर कितने रुपए अधिक कर रहा है, कितने रुपए अधिक करेगा जब 5% की वृद्धि हो जाएगी मूल्य में। तो देखिए मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है तो टोटल अमाउंट भी उसका 5% वृद्धि हो जाएगी, यानी मूल्य में 5% वृद्धि कर देते हैं हम, तो 5% का ही तो उसका टोटल जो व्यय होगा उसमें 5% की वृद्धि होगी, तो 5/100 कर दें, इसी का आप 5% निकाल देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 203 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 1 5 8 40 और 1 41 बटे में 100 हो गया है, 1 0 से 1 0 खत्म, 41 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से 3 हो जाएगा और 4 दिए 12 2 1 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी 82 और 1 83, ये आ रहा है इतना 832.3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व कराए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तब भी और आपने अभी तैयारी की है तो तब भी आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो या और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं। मैं इस चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो पहले ही डाल चुका हूं और भी डालना चाहता हूं एक नए फॉर्मेट में, तो वो भी मैं बहुत जल्दी डालूंगा। और आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं मेंस तक की तैयारी के लिए मैं सभी क्वेश्चन इस पर कराऊंगा। अब जल्दी ही मैं मेंस के क्वेश्चन उठाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सोल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।